अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको क्लासिफिकेशन दी ऑलरेडी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन और सिलिकॉन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और जो क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको दी है, जिसमें कि मेनली हमने दो फॉर्म्स में इसको क्लासिफाई किया। एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा है अमॉर्फस फॉर्म। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म आज हम डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास तीन टाइप से है। वन इज कॉल्ड एज डायमंड, अनदर इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट, अनदर इज कॉल्ड एज फ्लोरीन। ठीक है, सो आई विल राइट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सो वी हैव क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो हमारे पास तीन टाइप्स है। वन इज कॉल्ड एज डायमंड, another is called as graphite, and another is called as fluorine. Another is called as fluorine. अब क्रिस्टलाइन का मतलब है कि देयर इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, देयर इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन which is present there in diamond, graphite as well as in fluorine. लेकिन इनमें ऑर्डर में डिफरेंस होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज उनमें अराइज हो जाती है, और उसकी वजह से इनकी डिफरेंट फिजिकल ओब्लिक केमिकल प्रॉपर्टीज। सब में कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। लेकिन अगर हम इन दो को देखेंगे, ग्रेफाइट और डायमंड को, तो ये नेचुरल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, दीज आर द नेचुरल फॉर्म्स। लेकिन अगर हम फ्लोरीन को देखते हैं तो इट्स सिंथेसाइज्ड एक्चुअली, तो दिस इज आर्टिफिशियल फॉर्म, आर्टिफिशियल क्रिस्टलाइन फॉर्म। सो दिस इज द डिफरेंस। अब हम पहले डायमंड से स्टार्ट करते हैं, then I will discuss the graphite, and then followed by this I will discuss fluorines, some of the important properties of that, and then we'll have the distinguishing feature among the three कि इनमें फर्क क्या है, इनकी मॉडिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन फर्स्ट ऑन द डायमंड। सो यू कैन राइट, यू ऑलरेडी रिटन इट, सो विल हैव द फर्स्ट दैट्स कॉल्ड एज द डायमंड। सो द फर्स्ट वन इज डायमंड। देख लीजिए, सो वी हैव डायमंड। डायमंड के बारे में आपने ऑलरेडी सुना है, ठीक है, 10th क्लास से ही आप पढ़ते आते हो डायमंड के बारे में। तो डायमंड जो है एक्चुअली इसमें कार्बन है, और उस कार्बन जो है इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है। ये बेसिक पैटर्न है, और ये बेसिक पैटर्न जो है वो रिपीट हो जाता है। अगर हम यहां पे देखेंगे, जो हमारे पास सेंट्रल कार्बन एटम है, जो बीच वाला कार्बन एटम है, ठीक है, तो ये चार अदर कार्बन एटम्स को अटैच्ड है। तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से यू विल फाइंड इट दैट इट्स टेट्राहीड्रल, और यही अरेंजमेंट जो है वो रिपीट होता चला जाता है। जैसे अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो दिस विल बी अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, दिस विल बी आल्सो अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बनाऊंगा, तो यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट होगा, सिमिलरली ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम इसको देखेंगे तो अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो ये you know that this arrangement is tetrahedral, and carbon is tetrahedral arrangement में यहाँ पे हमारे पास जो है ये कार्बन, जो सेंट्रल कार्बन एटम है, जो हमारे पास ईच कार्बन एटम, हर कोई कार्बन एटम अगर आप देखोगे, चाहे डायमंड में कहीं पे भी देखेंगे, तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज। सो देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसकी वजह से जो थीटा है, जो बॉन्ड एंगल होता है, यू नो दैट इट्स 10928 मिनट्स, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
थीटा इज 10928 मिनट्स। और उसके बाद अगर हम यहां पे ये जो कार्बन कार्बन डिस्टेंस है, सीसी डिस्टेंस जो है, सीसी डिस्टेंस जो कार्बन कार्बन डिस्टेंस होती है, दैट्स 1.54 एंगस्ट्रॉम्स। 1.54 एंगस्ट्रॉम्स होती है, हर किसी कार्बन का एक जैसा होता है, तो दिट्स 1.54 एंगस्ट्रॉम्स। इज इट क्लियर? अब उसके बाद, so this is the theta, then there is the one more property is that its CC bond length, and the fourth property is of the diamond is that diamond जो होता है ये, इसका अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, ये एक नेटवर्क सॉलिड होता है, और नेटवर्क सॉलिड्स में हमेशा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा रहता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4000 केल्विन्स है, ठीक है, 4000 केल्विन्स, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा रहता है, एट अ हायर टेम्परेचर ये मेल्ट करता है। और उसका रीजन जो है वो कार्बन कार्बन स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, एज वेल एज इट्स अ वेरी नेटवर्क। क्योंकि अब देखिए, अगर कोई स्ट्रक्चर बहुत काफी बड़ा है, नेटवर्क सॉलिड है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको काफी ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से यहां पे जो है मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज 4000 केल्विन्स के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। सिमिलरली अगर हम इसकी डेंसिटी देते हैं, तो डेंसिटी इज 3.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब में आपको इतने ग्राम्स मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा होता है। तो काफी डेंसिटी ज्यादा इसकी, ये काफी डेंस सबस्टेंस है, डेंसिटी काफी ज्यादा रहती है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसका देखेंगे, ये बैड कंडक्टर ऑफ, दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी 4 ऑर्बिटल्स अराउंड कार्बन होते हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज्ड है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसकी वजह से ये कंडक्ट करता ही नहीं है। सो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट। लेकिन इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने का मतलब क्या है? देखिए, ये जो एटम्स होते हैं, अगर ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, मान लीजिए ऊपर और नीचे किया, उससे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन अब यहां पे अगर कार्बन एटम है तो इसके साथ ही में दूसरा कार्बन एटम है, तो अगर आप एक कार्बन एटम को एनर्जी देते हो तो ये सारी की सारी, ठीक है, थ्रू बॉन्ड वाइब्रेशंस ये सारी की सारी कंडक्ट हो जाती है। तो उस वजह से इसका जो थर्मल कंडक्टेंस है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा रहता है। ये थर्मली बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को ये उतना ज्यादा कंडक्ट नहीं करता। और दूसरी बात, अगर हम इसकी हार्डनेस की बात करते हैं, इफ यू टॉक ऑफ द हार्डनेस ऑफ द डायमंड, हार्डनेस में आर्टिफिशियली अगर हम देखेंगे तो सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है ये। जो हमारे पास हार्डनेस मेजर करने के लिए एक स्केल आती है, दैट्स कॉल्ड एज MHO, मोहो स्केल। मोहो स्केल में ये वैल्यू 10 प्रोड्यूस करता है, जो कि काफी ज्यादा होता है, तो इसका हार्डनेस काफी ज्यादा होता है। नेचुरली इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट सबस्टेंस प्रेजेंट, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली बात करते हैं तो आर्टिफिशियली इससे ज्यादा हार्डर बोरॉन नाइट्राइट होता है। बात समझ में आई? और एक और बात, डायमंड पे वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट इज 9th पॉइंट। डायमंड जो होता है, इस पे नाइट्रिक एसिड के साथ ये कुछ रिएक्ट नहीं करता, इट इज इनर्ट। और मोस्टली जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट्स में, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डायमंड इज इनसॉल्युबल, इट्स इनसॉल्युबल।
इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स है डायमंड के रिलेटेड। और डायमंड नेचर में यूजुअली कलरलेस नहीं होता है, इसमें कलर्ड होता है, क्योंकि कुछ इंप्योरिटीज उसके साथ रहती हैं और उन इंप्योरिटीज रहने की वजह से नेचर में उसकी वजह से इसमें कलर आता है। तो नेचुरली इट्स कलर्ड because of presence of certain impurities, like we have the nitrogen can be associated with the diamond at some place, and because of that the color will be produced. तो इसका जो अरेंजमेंट है ये बेसिक जो क्यूबिकल यूनिट सेल है उससे डिस्क्राइब किया जाता है। तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स को डायमंड के बारे में जो है आपको फिर से रिवाइज करूंगा। डायमंड, पहली बात है इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 10928 मिनट्स। और जब टेट्राहेड्रल होगा तो ऑब्वियसली आपका जो कार्बन कार्बन लेंथ होगा वो कितना होगा? 1.54 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये जो हर कोई बॉन्ड जो लेंथ है दैट्स 1. और एंगल्स भी सारे के सारे बराबर है और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। और एक चीज है कि इसका काफी ज्यादा डेंसिटी रहता है। डेंसिटी डायमंड का जो है वो 3.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, काफी ज्यादा डेंस रहता है। और उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4000 केल्विन तक ये मेल्ट कर सकता है, क्योंकि एक नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से काफी ज्यादा एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा रहता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि कोई एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिससे आप कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हार्डनेस है ये प्रोड्यूस करता है 10। नेचुरली सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, लेकिन इससे ज्यादा हार्डर मटेरियल जो है वो बोरॉन नाइट्राइड है। उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ठीक है। उसके बाद पहले बोरॉन नाइट्राइड है, उसके बाद डायमंड है, उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड है। तो नेचुरली ये सबसे ज्यादा हार्डर सबस्टेंस है, लेकिन आर्टिफिशियली बोरॉन नाइट्राइड सबसे ज्यादा है। उसके बाद इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, यानी ये थर्मली कंडक्ट करता है। अगर ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी इसकी काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि एटम्स जो हैं वो एनर्जी को ऊपर और नीचे यानी वाइब्रेट करके उतना डिसिपेट नहीं कर सकते, ये सीधे ट्रांसमिट होता है, और उसकी वजह से इसका थर्मल कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। HNO3 या स्ट्रॉन्ग एसिड्स पे इसका कोई एक्शन नहीं रहता है। और उसके बाद जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यूजुअली इनसॉल्युबल होता है। आप इसको उतार सकते हो। देन वी विल हैव द डिस्कशन ऑन व्हाट्स कॉल्ड एज द ग्रेफाइट। ठीक है, ये आप इसको उतार सकते हो। तो देन वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट, ठीक है, द डिफरेंट पॉइंट्स। Let's have the discussion on the next now. Next is graphite. ग्रेफाइट, अब देखिए, दिस इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, है ना। अब डिफरेंस किस में होगी? कार्बन तो सब में है, प्रेजेंट है। द डिफरेंस विल बी लाइंग इन द अरेंजमेंट, ठीक है। अब अरेंजमेंट देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है। पहले हम अरेंजमेंट की बात करें। ग्रेफाइट में हमारे पास बेसिक अरेंजमेंट जो होता है वो बेंजीन रिंग्स का होता है। ये देख लीजिए, अगर हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। आपको पता है दैट्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मान लीजिए एक लेयर, ये लेयर्ड होता है, माने एक लेयर है ये हेक्सागन, उसके बाद नेक्स्ट लेयर होगा ऐसे, उसके बाद नेक्स्ट लेयर आए, तो इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये लेयर फर्स्ट मैंने यहां पे बनाया, दिस इज लेयर ए लेट सपोज, ठीक है। उसके बाद लेयर सेकंड, मान लीजिए मैंने दूसरी लेयर यहां से स्टार्ट की, ये दूसरी नेक्स्ट लेयर, लेयर बी। इसका मतलब यह है कि ग्रेफाइट और डायमंड को, ठीक है, इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। व्हाट स्ट्रक्चर? इसका
इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये लेयर्स में प्रेजेंट होता है, पहली एक लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर है, ठीक है। सो देयर इज व्हाट स्ट्रक्चर इज दैट, इट्स अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब ये ए लेयर है, ये बी लेयर है। अगर हम देखेंगे यहां पे बेंजीन के केस में, जब आप बेंजीन को देखते हो, लेट्स इफ आई हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन लाइक दिस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इज देयर। मुझे बताओ बेंजीन का हर कोई कार्बन क्या हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2। तो यहां पे जो कार्बन है, क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तो इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इट्स व्हाट हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है cc डबल बॉन्ड, इसका लेंथ होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम्स। वहां पे आपको पता है कि वहां पे क्या लेंथ होता है, वहां पे 54 एंगस्ट्रॉम्स होता है, यहाँ पे 1.540 एंगस्ट्रॉम्स होता है। वहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वहां पे टेट्राहेड्रल शेप होता है, यहाँ पे प्लेनर होता है। तो ये एक प्लेन शीट की तरफ होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्लेन शीट की तरफ होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली कंजुगेशन में होता है। और यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी टाइटली हेल्ड नहीं होती। यहां पे भी जो नेक्स्ट लेयर में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो उतनी टाइटली हेल्ड नहीं होती। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस एक रीजन में, इस एक लेयर में दे विल मूव, इस एक लेयर में दे विल मूव, बट इस इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स का कम्युनिकेशन नहीं होता। समझ आ रही बात? अगर आप ग्रेफाइट को ऐसे देखेंगे ना, ऐसे कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, यानी ये पैरेलल ऐसे ऐसे अगर आप कंडक्टिविटी मेजर करोगे तो जीरो होगा। लेकिन अगर आप लेयर्ड वाइज ऐसे कंडक्टिविटी मेजर करोगे तो देयर विल बी द फाइनाइट कंडक्टिविटी ऑफ दिस, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री रहते हैं, और फ्री होने की वजह से ये ग्रेफाइट जो होता है ये कंडक्टिंग होता है। दिस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट्स प्रेजेंट इन द लेयर्स, एंड देयर आर so many pi electron density that's connected by the resonance phenomena, that's delocalized, and because of that it becomes conducting। तो बात समझ में आ रही है? तो ग्रेफाइट जो होता है ये कंडक्टिंग होता है, वो समझ आया? एंड इट हैज व्हाट स्ट्रक्चर, इट्स कंटेनिंग लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट्स लेयर्ड, देयर इज वन लेयर, देन देयर इज अनदर लेयर, देन अनदर लेयर। अब ये लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे हमारे पास लेयर ए है, लेयर बी है, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर मास की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स अट्रैक्शन। दिस इज वैन डर वाल्स अट्रैक्शन इज देयर बिकॉज दैट ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.40 एंगस्ट्रॉम्स होता है, यानी काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है। 3.540 एंगस्ट्रॉम्स होता है इन लेयर्स के बीच में स्पेसिंग, यानी एक लेयर दूसरी लेयर जो होती है इनके बीच में स्पेसिंग इक्वल्स टू व्हाट, 3.40 एंगस्ट्रॉम्स। इज इट क्लियर? सो पहली बात है, ग्रेफाइट में हमारे पास लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर्स में कार्बन जो होता है वो बेंजीन रिंग्स के फॉर्म्स में होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। पहले एक लेयर होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर होता है। लेयर्स में कंडक्टिविटी होती है, माने ये लेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे कंडक्ट करेगी, दूसरी लेयर है ये कंडक्ट करेगी, तीसरी लेयर है ये कंडक्ट करेगी। लेकिन लेयर्स के बीच में अगर आप जाओगे तो देयर विल बी नॉट एनी इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन द लेयर्स, सो देयर इज नो कंडक्टिविटी बिटवीन द टू लेयर्स। इज इट क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास मैंने आपको बोला कि यहाँ पे वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होती है बिटवीन द लेयर्स। उसके बाद अगर हम एक और चीज देखेंगे यहाँ पे, तो दिस इज कंडक्टिंग, इट हैज conducting nature. For the electricity it conducts, so this conducts what? Graphite conducts electricity, so it conducts electricity, but in layers and not in between the two layers. अब अगर हम ग्रेफाइट की और एक बात करेंगे कि ग्रेफाइट में अपने डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, यानी ग्रेफाइट एक ही फॉर्म का नहीं होता है, इसमें फॉर्म्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक फॉर्म है अल्फा ग्रेफाइट, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट में देखिए क्या होता है कि जो अल्फा ग्रेफाइट होता है इसमें लेयर्स का अरेंजमेंट ए, बी और ए होता है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, ए बी ए अरेंजमेंट का मतलब है पहले ए लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर है, उसके बाद तीसरी लेयर, और फर्स्ट लेयर और तीसरी लेयर जो है ना एग्जैक्टली सेम होती है, यानी एग्जैक्टली उसके कार्बन्स और उसके कार्बन्स बिल्कुल वहां पे एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट।
इज इट क्लियर? सो ग्राफाइट को हम क्लासिफाई करते हैं दो फॉर्म्स में, वन इज कॉल्ड एज अल्फा फॉर्म, अनदर इज कॉल्ड एज बीटा फॉर्म। अगर पहली लेयर और थर्ड लेयर बराबर होती है यानी एक जैसी होती है तो दैट्स कॉल्ड एज अल्फा फॉर्म। लेकिन अगर अरेंजमेंट ऐसा होता है, हमारे पास दूसरा है दैट्स कॉल्ड एज बीटा ग्राफाइट। बीटा फॉर्म ऑफ ग्राफाइट इज एक्चुअली ए बी सी, देन इट रिपीट्स ए बी एंड सी। इज इट क्लियर? अब ए बी सी यानी अगर एक लेयर और चौथी लेयर आपस में बराबर होंगी तो देन इट्स कॉल्ड एज बीटा फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। इज इट क्लियर? Then it's called as beta form of graphite. So graphites, on the basis of the arrangement of the layers, we have two types of the graphite. One is called as alpha form. Alpha form is ABA, and another is called as ABC. Then starting with A, that means 1 and the fourth layer is same. If it's so, it's called as beta form. अब इनका हम इंटर कन्वर्शन कर सकते हैं। जैसे अल्फा फॉर्म है, इसको हम बीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बीटा फॉर्म को हम अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। So we can interconvert the forms, these two forms. अगर हम बीटा को हीट करेंगे तो then it gets converted into alpha form. समझ आ रही है बात? अगर हम बीटा को हीट करेंगे, बीटा फॉर्म को, यानी जिसमें ए बी सी अरेंजमेंट उसके बाद ए अरेंजमेंट है, यानी फर्स्ट एंड द फोर्थ लेयर इज सेम, देन इट्स कॉल्ड एज बीटा। अगर हम बीटा को हीट करेंगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा, लेकिन अगर हम अल्फा को ग्राइंड करेंगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बीटा। So alpha and the beta forms of the graphite can be converted with each other. Is it clear? वो बात समझ में आई? So we have two forms of graphite. अब next इस पे जो है मैंने आपको बोला कि इसको हम इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। एक और चीज है जो ग्राफाइट में हम डिस्कस करते हैं, that's the case of what's called as intercalation. We have a phenomenon that's called as intercalation. Intercalation in graphite. देखिए इंटरकलेशन इन ग्राफाइट क्या होता है। ग्राफाइट में क्या होता है कि ये जो लेयर्स होते हैं, ये वाले लेयर्स, जैसे हमारे पास लेयर ए है, उसके बाद मान लीजिए ये लेयर बी है। लेयर ए और बी में हमारे पास स्पेस होती है, ये वाली स्पेस होती है। अब इस स्पेस में हम क्या करते हैं, इसको हम कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इस लेयर में हो सकता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इस लेयर में हो सकता है, नेक्स्ट लेयर में, लेकिन इन बिटवीन द लेयर्स देयर इज नथिंग। नाउ व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली ऐड सर्टेन मेटल्स। हम कुछ मेटल्स को ऐड करते हैं, जैसे हमारे पास पोटेशियम है, वी आर एडिंग सर्टेन मेटल्स। पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद में आई विल हैव द डिस्कशन। पहले आप इसको उतारिए। ठीक है, हो गया? देख लीजिए। तो नाउ देयर इज अ फिनोमेना दैट्स कॉल्ड एज इंटरकलेशन। अब देखते हैं इंटरकलेशन इन ग्राफाइट क्या होता है। इंटरकलेशन से हम क्या करते हैं कि ये जो स्पेस होती है ना, ग्राफाइट लेयर्स के बीच में जो स्पेस होती है, हम इसमें कुछ मेटल्स डालते हैं। जैसे हमने इसमें पोटेशियम डाल सकते हैं, रुबीडियम डाल सकते हैं, ठीक है, या कभी सोडियम भी डाल सकते हैं। तो वी कैन इनकॉर्पोरेट सर्टेन मेटल्स विद दिस। और देखा गया है कि इन मेटल्स के इनकॉर्पोरेशन से, अगर हम फिनोमेना ऑफ इंटरकलेशन ग्राफाइट में करते हैं, तो इन मेटल्स के इनकॉर्पोरेशन से ग्राफाइट जो होता है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी अगर हम मान लीजिए ग्राफाइट ये पोटेशियम को डाल दें, तो पोटेशियम इनसाइड जो है ये K पॉजिटिव इंटू इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो मेटल आपने यहां पे डाला, इससे प्लेन्स जो हैं, प्लेन्स की जो प्लेनरिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन्स की प्लेनरिटी चेंज हो जाएगी, यानी प्लेन्स जो है, मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन्स ऐसे हैं, अगर इनकी प्लेनरिटी स्लाइटली टिल्ट हो गई तो उससे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। इसलिए इंटरकलेशन जो एक फिनोमेना है जिससे हम सिलेक्टिव मेटल्स को इन स्पेसेस में, जो हमारे पास जहां पे वंडरवॉल्स फोर्स होते हैं, जो वैकेंट स्पेस होते हैं, उनमें बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे मेटल्स को वहां पे इनकॉर्पोरेट करना है जो इनके प्लेन्स की जो डिस्टेंस होती है वो डिसरप्ट ना करें। समझ आ रही बात? कभी कभार इंटरकलेशन फिनोमेना में यूजुअली हम अल्कली मेटल्स जो है उसमें डाल देते हैं, सोडियम डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं, रुबीडियम दे, और इंटरकलेशन फिनोमेना की वजह से क्या होता है, इसका जो ग्राफाइट का जो कंडक्टिंग पावर है दैट इंक्रीजेस,
एट एट लोअर टेम्परेचर इट हैज बीन फाउंड कि अगर आप पोटेशियम यहां इस स्पेस में डालेंगे तो लोअर टेम्परेचर पे इट हैज बीन फाउंड दैट द ग्राफाइट एक्ट्स एज अ सुपर कंडक्टर. इट कैन एक्ट एज व्हाट? सुपर कंडक्टर. और इस मेटल को अगर हम लो प्रेशर पे इसको आप हीट करेंगे, अब मान लीजिए आपके पास ग्रेफाइट है, उसमें आपने इंटरकलेशन फिनोमेना किया है, उसके बाद अगर आप इसको लो प्रेशर पे हीट करोगे तो मेटल जो होता है वो रिवर्ट बैक हो सकता है, यानी हम उसको वापस ला सकते हैं. तो ग्रेफाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय सर्टेन सिलेक्टिव अल्कली मेटल्स व्हिच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द व्हाट वी से एज द लेयर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज. अब इंटरकलेशन में भी बहुत सारा फिनोमेना होता है. जैसे आपने मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो सकता है कि आपने पर लेयर एक एक पोटेशियम डाल दिया, यहां पे एक पोटेशियम है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में दूसरा पोटेशियम है, तीसरा पोटेशियम. समझ आ रही बात? तो उस टाइम जो है, उस टाइम जो फॉर्मूला बनती है तो हमारे पास K3C12 बनता है फॉर्मूला, यानी ये वाला कंपाउंड बनेगा. यानी इंटरकलेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं. हम हर किसी मेटल, हर किसी लेयर में पोटेशियम को डाल सकते हैं, या हम अल्टरनेट लेयर्स में पोटेशियम डाल सकते हैं, या हम थर्ड लेयर में पोटेशियम डाल सकते हैं, या हम फोर्थ लेयर में पोटेशियम डाल सकते हैं. सो वी आर डिफरेंट मेथड्स फॉर क्रिएटिंग एंड इंक्रीजिंग द व्हाट वी से एज द कंडक्टिविटी ऑफ द ग्रेफाइट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट. इंटरकलेशन फिनोमेना में या हम हर किसी लेयर के बीच में पोटेशियम का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, या हम एवरी सेकंड लेयर के बीच में पोटेशियम का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, या हम एवरी थर्ड लेयर में पोटेशियम का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं. समझ आ रही? तो उसकी वजह से डिफरेंट ग्राफाइट के फॉर्म्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं, लेकिन हमेशा इंटरकलेशन की वजह से जो इसका कंडक्टिविटी होता है दैट इंक्रीज. इज इट क्लियर? और तीसरी बात है, ग्रेफाइट जो होता है ग्रेफाइट जो होता है ये काफी सॉफ्ट होता है. ठीक है, काफी सॉफ्ट होने की वजह से इसको हम यूज कर सकते हैं. लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हम यूज जनरली करते हैं कहां पे? जहां पे वियर एंड टियर होता है, जहां पे हम ऑयल्स को यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं. तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लिब्रिकेंट. इट कैन बी यूज्ड एट व्हाट? लिब्रिकेंट in what we say as a different types of what we say as a machines, जहां पे ये wear and tear या जहां पे हीट ज्यादा जनरेट होती है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं. तो ये हमारे पास है. और एक और चीज जो है, ग्रेफाइट को हम करते हैं यूज कहां पे? पेंसिल्स जो होते हैं, इसको हम पेंसिल्स में यूज करते हैं. अब पेंसिल्स में वहां पे लिखा होता है लेड पेंसिल, कभी ये पूछा जाता है आपको. तो लेड पेंसिल्स जो होते हैं उनमें लेड नहीं होता है, ठीक है, बल्कि उनमें ग्रेफाइट होता है. और वहां पे जनाब प्योर ग्रेफाइट भी नहीं होता है, ये ग्रेफाइट प्लस क्ले होता है. दो चीजें आपस में मिक्स होती है. एक तो ग्रेफाइट होता है, दूसरा क्ले होता है, जिसको हम मिक्स करके जो होते हैं, जिनको हमें नाम दिया है लेड पेंसिल. इट्स मिसनोमर एक्चुअली. दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ लेड, दे आर नेम्ड एज लेड पेंसिल्स, क्योंकि लेड और ग्रेफाइट का जो इंप्रेशन है ना, इंप्रेशन, ठीक है, ये सिमिलर है, इसलिए इसको मिसनोमर दिया गया कि इट वाज कॉल्ड एज लेड पेंसिल, बट एक्चुअली इट्स कंटेनिंग ग्रेफाइट एंड क्ले. और वहां पे लिखा होता, आपने देखा होगा पेंसिल्स में, देयर इज रिटन एज HB. ठीक है, H एक्चुअली H वैल्यू, मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास HB लिखा होता है. अब HB का मतलब देखिए क्या होता है. H मेजर्स द हार्डनेस एंड B मेजर्स द सॉफ्टनेस, यानी H स्टैंड्स फॉर द हार्डनेस एंड B स्टैंड्स फॉर द सॉफ्टनेस ऑफ द पेंसिल. अब ये होता है, मान लीजिए अगर कहीं पे आपको लिखा है HB1 और HB2, समझ आ रही बात? इन दोनों में से सॉफ्टर कौन होगा? HB2, क्योंकि जिसका B वैल्यू ज्यादा वो उतना सॉफ्टर होगा, जिसका B वैल्यू कम वो उतना हार्डर होगा. अब अगर ऐसा लिखा होगा, अगर H1B और H2B लिखा होगा, इनमें से अगर आपको कहीं पे बोलेंगे कि हार्डर कौन होगा, ठीक है, तो H और B, जो लेड पेंसिल में H वैल्यू और B वैल्यू होता है, H measures the hardness and B measures the softness, and depending upon that you can have the different values by means of which we can correlate. So lead pencil does not contain lead, ठीक है, it's a misnomer actually which has been used. It contains graphite and plus there is a combination of the clay which actually forms the what we say as a lead pencils. और उसके बाद they have the values. It's written as lead pencil HB value. HB value indicates actually the hardness and softness. ठीक है, जिसका B वैल्यू ज्यादा होगा वो पेंसिल उतना सॉफ्ट होगा, जिसका H वैल्यू ज्यादा होगा जो वो पेंसिल उतना हार्ड होगा.
ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंट. सो आई विल हैव द रिवीजन ऑफ द ग्रेफाइट, देन वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द फ्लोरीन. तो मैंने आपको बोला कि ग्रेफाइट जो होता है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. दिस इज एक्चुअली द लेयर्स दैट आर देयर. ठीक है, इट हैज द लेयर स्ट्रक्चर. लेकिन लेयर स्ट्रक्चर्स में जो कार्बन होता है इसका हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, यानी इट्स कंपोज्ड ऑफ द बेंजीन रिंग्स. दिस लेयर इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ द बेंजीन रिंग्स. सो एवरी लेयर हैज द बेसिक स्केलेटन इज द बेंजीन रिंग which extends in the rings. जैसे एक प्लेन है उसमें बेंजीन रिंग्स है, दूसरा प्लेन है उसमें बेंजीन रिंग्स है, तीसरा प्लेन है उसमें बेंजीन रिंग्स. समझ आई बात? तो अब मैंने आपको बोला कि एवरी कार्बन इज देन व्हाट हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. बॉन्ड लेंथ शुड बी व्हाट, एंगल शुड बी व्हाट, 120. अब इसका बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए? बॉन्ड लेंथ शुड बी 1, क्योंकि बेंजीन है तो नेचुरली 139 के आसपास या 140 के आसपास इसका जो होता है बॉन्ड लेंथ होता है. ठीक है, मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली प्लेनर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल कंप्लीटली प्लेन होता है. ये एक प्लेन होता है, उसके बाद दूसरा प्लेन अप होता है, उसके बाद तीसरा प्लेन होता है. तो मैंने आपको बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूजली हेल्ड होती है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है. पाई इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इन एवरी लेयर. देयर इज अ कंडक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट इन बिटवीन द लेयर्स देयर इज नॉट द कंडक्टिविटी. Is it clear? And on the basis of that, I told you that it's conducting, and then I told you that there are two forms of graphite. How many forms? Two forms. One is called as alpha form, another is called as beta form. Now what's alpha form? Alpha form में arrangement होता है पहली लेयर, उसके बाद नेक्स्ट लेयर, उसके बाद थर्ड लेयर. पहली और थर्ड लेयर बराबर होती है एग्जैक्टली. उसके कार्बन एटम्स उसके नीचे वाले कार्बन एटम्स के बराबर, उसी ऊपर वाला कार्बन नीचे वाला कार्बन जो होता है ना, एग्जैक्टली उसको ऊपर वाला कार्बन नीचे वाला कार्बन ऊपर पड़ता है. तो लेयर्स, फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट एंड द थर्ड लेयर का जो अरेंजमेंट है, अगर ये सेम होगा तो इसको हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म. अगर फर्स्ट लेयर, इफ द अरेंजमेंट इज लाइक दिस, ए बी सी देन ए, यानी फर्स्ट लेयर एंड द फोर्थ लेयर इज सेम, देन इट्स कॉल्ड एज बीटा फॉर्म. Now I told you that these two different forms can be interconverted with each other. हम अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे पास अल्फा फॉर्म है, अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे ये किस में कन्वर्ट होता है? बीटा फॉर्म में. अगर हम बीटा फॉर्म को हीट करेंगे ये किस में कन्वर्ट होता है? किस में? हाँ, तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? अल्फा फॉर्म. और उसके बाद मैंने एक और चीज बोली कि मैंने आपको बोला कि हम ग्रेफाइट की जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय अ फिनोमेना ऑफ इंटरकैलेशन. इंटरकैलेशन क्या होता है कि ग्रेफाइट को हम मेटल्स के साथ, जो मेटल्स होते हैं उनके साथ हीट करके उनमें उसका इनकॉर्पोरेशन करते हैं. तो इनकॉर्पोरेशन किन मेटल्स का यूजुअली करते हैं? अल्कली मेटल्स का. अल्कली मेटल्स का इनकॉर्पोरेशन करने की वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी है दैट हैज बीन फाउंड दैट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, that increases. This phenomena is called as intercalation. This phenomena, intercalation is a reversible phenomena. हम मेटल को वापस भी ला सकते हैं. ठीक है, हम मेटल को इसमें डाल भी सकते हैं by simply heating. तो मैंने आपको बोला कि इंटरकलेशन से इसका जो कंडक्टिंग पावर होता है वो इंक्रीज हो जाता है. लेकिन प्रोवाइडेड कि मेटल का जो एटॉमिक रेडियस होता है, जो एटॉमिक साइज होता है, उससे इन प्लेन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. क्योंकि अगर प्लेन्स पे फर्क पड़ता है तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी तरह से नहीं होती. क्योंकि मॉलिक्यूल को कंडक्ट करने के लिए जो प्लेन्स हैं दे शुड बी इंपॉर्टेंटली, दे शुड नॉट, यू शुड नॉट प्ले विद द प्लेन्स. जितना प्लेनर मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा उतना कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी. और उसके बाद मैंने आपको बोला कि इंटरकलेशन के भी डिफरेंट फिनोमिना से, जैसे हर किसी लेयर में आपने पोटेशियम डाल दिया, जितने भी लेयर्स हैं, एक्सेस ऑफ पोटेशियम में आपने ग्रेफाइट को हीट किया तो इंटरकलेशन हर किसी लेयर में हो जाएगा. या एवरी सेकंड लेयर पे आपने पोटेशियम को डाल दिया, या एवरी थर्ड लेयर पे आपने डाल दिया, यानी तीसरी लेयर पे उसके बाद नेक्स्ट, तीसरी लेयर पे उसके बाद नेक्स्ट, या एवरी फोर्थ लेयर में आपने डाल दिया, तो उससे आपके डिफरेंट कंपाउंड्स जो है ग्रेफाइट के बनेंगे जिनकी डिफरेंट कंडक्टिविटी है और जिनके डिफरेंट, जहां जहां पे आपको जितनी कंडक्टिविटी जरूरत है उसी हिसाब से आप वहां पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बोला कि ग्रेफाइट जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसकी वजह से इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जहाँ पे हम ऑयल्स को यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, बाल बियरिंग्स में आप यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे इसको ग्रेफाइट में यूज़ कर सकते हैं. एक और यूज़ है ग्रेफाइट का जहाँ पे मैंने आपको बोला कि लेड पेंसिल जो होते हैं. लेड पेंसिल एक्चुअली इज अ मिसनॉमर. इसमें लेड होता ही नहीं, इसमें कंप्लीटली ग्रेफाइट और क्ले होती है. ठीक है, जिनको हम HB पेंसिल्स बोलते हैं. HB पेंसिल्स में H वैल्यू जो है वो हार्डनेस मेजर करता है और B वैल्यू जो है वो सॉफ्टनेस मेजर करता है. जिसका H वैल्यू ज़्यादा वो पेंसिल उतना हार्डर होगा, जितना B वैल्यू ज़्यादा उतना पेंसिल जो है वो उतना सॉफ्टर होता है. इनफैक्ट उसमें ग्रेफाइट कंटेंट ज़्यादा होता है, क्ले कंटेंट कम होता है.
समझ आई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी से एज अ ग्राफाइट एंड डायमंड. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर कॉल्ड एज फ्लोरीन्स. यू हैव दिस the what we say as, then we will be discussing the fluorines. Okay, अब next lecture में we will be discussing the structure of the fluorines and carbon monoxide, water gas, producer gas क्या होता है, कुछ points जो है इसके related वो मैं बताऊंगा. उसके बाद हमारे पास एक compounds of the silicon, ठीक है, जिसमें हमें silicates डिस्कस करने हैं जो कि important है. ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई. डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हमने सिंपली डिस्कस किया. आप अपनी टेक्स्ट को खोल सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा पढ़ सकते हो. ठीक है, वहाँ पे आपको एक आइडिया मिलेगा. ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो, दैट विल बी मंडे और ट्यूसडे को, दैट विल बी नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.